1 अप्रैल से मोदी और खट्टर सरकारों ने हरियाणा और देश के लोगों पर 1,25,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए। सच बात यह है कि अब ये लोग कहने लगे कि अब की बार पॉकेट मार सरकार, क्योंकि डायन महंगाई और भाजपा जजपा दोनों मिलकर किसान, दुकानदार, मजदूर, गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग उनकी जेब काटने पर लगे। यही कड़वा सत्य। ये इसके कुछ पहलू आज आपके समक्ष जो है तो मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देश के 62 करोड़, हरियाणा समेत देश के 62 करोड़ किसानों पर टैक्स का बोझ। किसान आंदोलन का बदला हरियाणा, पंजाब की खासतौर से और आमतौर से देश की अनाज मंडियों से, अनाज मंडियों के आड़तियों से, मुनीमों और मंडी मजदूरों से, किसानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। और उसका सबसे ताजा उदाहरण ये है कि इस 1 अप्रैल से डीएपी, जो किसान का ईंधन है जिसके बगैर खेती हो ही नहीं सकती, उसकी कीमतों में 150 रुपया कट्टे का इजाफा हो गया। 50 किलो के कट्टे में 150 रुपये बढ़ाओ तो 3 रुपये किलो हो गए, सीधा हिसाब। 1 करोड़ 20 लाख टन डीएपी हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है, तो कुल बोझ जो अतिरिक्त पड़ा है वो है 3600 करोड़ रुपया, सीधा हिसाब। एनपीके खाद जो है वो तीसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद हिंदुस्तान में। एनपीके खाद का कट्टा भी 110 रुपये 1 अप्रैल से बढ़ा दिया। 50 किलो के कट्टे में 110 रुपये बढ़ाओ तो 2 रुपया 20 पैसे का इजाफा हो गया। 1 करोड़ 70 लाख टन एनपीके खाद हर साल हिंदुस्तान का किसान इस्तेमाल करता है। 1 करोड़ 70 लाख को 2 रुपये 20 पैसे से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए। 3470 करोड़ रुपए का, माफ कीजिए, 3740 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इससे पड़ गया। तो 8000 करोड़ रुपए के करीब तो किसान की जेब काटकर 1 अप्रैल से ही भाजपा जजपा सरकारों ने कमा लिया। एक और पहलू, गेहूं खरीद 1 अप्रैल से सरकार ने घोषणा की कि हमने चालू कर दी है। इस मंडी की हालत देखिए, अभी तक तो धान नहीं उठा सारा, कोई इंतजाम नहीं। हरियाणा के किसी परचेज सेंटर में चले जाइए, हरियाणा की किसी मंडी में चले जाइए, पेहवा चले जाइए, कुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री का हल्का करनाल, कैथल, जींद, किसी मंडी में जाइए, कोई इंतजाम नहीं, केवल बद इंतजामी। हर परचेज सेंटर में धूल उड़ रही है। 2 हफ्ते पहले एफसीआई ने यह आदेश जारी कर दिया कि 1 दर्जन मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं होगी, अडानी के धान स्थित साइलों में गेहूं बेचकर आनी पड़ेगी। जब किसानों और व्यापारियों ने विरोध किया तो वो आदेश तो वापस ले लिया, पर इस साल की अभी तक आज हम 3 अप्रैल पे पहुंच गए हैं, बारदाना नहीं किया। तो ना सोमन तेल होगा, ना राधा नाचे, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचे। बारदाना ही नहीं होगा, इंतजाम नहीं होगा, खरीद कहां से होगी? मजबूरन आखिर में अडानी के साइलों पर जाकर गेहूं बेचकर आनी पड़ेगी, मंडियों के ताला बंद। एक षड्यंत्र हो रहा है चोर दरवाजे से मंडियों को बंद करने का। जो सीधे हाथ से नहीं कर पाए वो टेढ़े हाथ से भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार कर रही है। तीसरा पहलू, पिछले 13 दिनों में आज समेत आज फिर 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पिछले 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए। अब 8 रुपया लीटर पेट्रोल और 8 रुपया लीटर डीजल बढ़ गया। बाकी छोड़ दीजिए पिछला, जो अब ये बढ़ा है पिछले 13 दिनों में, अगर आप उसको देख लें, जो पिछला बढ़ा है वो उसकी चर्चा मैं करूंगा भी नहीं। 8 रुपया लीटर देखें तो इस देश में, ये मैं नहीं कह रहा, पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि 72,713 मीट्रिक टन
पेट्रोल हर साल खपत होती है, पिछले साल की खपत का आंकड़ा, इस साल 10% और बढ़ेगा, कम तो हो नहीं रहा। 72,713 मीट्रिक टन को आज 8 रुपए से गुणा कर दिया। तो पेट्रोल पे इस 8 रुपए का जो अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है वो है 22,375 करोड़ सालाना। डीजल भी 8 रुपया बढ़ा दिया। डीजल भी पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े ये हैं कि 72,713 हजार मीट्रिक टन की खपत इस देश में होती है। 8 रुपए से उसे गुणा कर दिया, वो बनता है 58,170 करोड़ रुपया सालाना। इतने पैसे और लेने वाले। ऐसा मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल है जो खपत होता है 27,969 हजार, ये आएगी आपको डेटा आ जाएगा, 969,000 मीट्रिक टन। और डीजल की खपत है 72,713 हजार मीट्रिक टन। इन दोनों से ये रेट बढ़ गए। एलपीजी जो गैस है 50 रुपए उसके अभी बढ़ाए। और अगर पिछले आप 7 महीने में गिन लें, जो सितंबर 2021 से मार्च, पिछले भी छोड़ दीजिए, हम तो 400 रुपए पे छोड़ के गए थे, अब तो 1000 का टच करने लग गया, वो भी छोड़ दीजिए। जो पिछले सितंबर से और इस मार्च तक गिन लें तो 140 रुपए 50 पैसे घर के गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए। हिंदुस्तान में जो गैस की खपत है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का आंकड़ा है, 27,384 हजार मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। यानी जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा 140 रुपए 50 पैसे से भी गुणा कर दो तो 27,095 करोड़ रुपया अतिरिक्त लेंगे, केवल ये इस बढ़ोतरी। सीएनजी और पीएनजी, अब तो कैथल में भी सीएनजी यूज करते हैं सब कारों में, ऑटो में, और बाकी देश में तो रिक्शा पे, ऑटो रिक्शा पे, 4 व्हीलर पे, 3 व्हीलर पे, सब बस में सब सीएनजी है। इस 30 दिन में सीएनजी 1 अप्रैल को 80 पैसे बढ़ी और पिछले 30 दिन में 4 रुपया किलो बढ़ चुकी। सीएनजी की भी जो खपत है वो है 3,247 हजार मीट्रिक टन, 3247 हजार मीट्रिक टन। तो सीएनजी से भी जो ये अतिरिक्त पैसे कमाने वाले हैं वो है 1400 करोड़, लोगों को देने पड़ेंगे इस हिस्सा। पीएनजी भी बढ़ा दी 6 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 1 अप्रैल से। उसका जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वो है 961 करोड़ 20 लाख। टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया, 34,000 करोड़ सालाना टोल टैक्स कलेक्ट होता है, 3400 करोड़ सीधे बढ़ गए। कोई ज्यादा अंग्रेजी की बात नहीं है। और अगर 18% करो तो और ज्यादा है, क्योंकि 18% तक बढ़ाया, 10 से 18, फिर 6,120 करोड़ बढ़े, क्योंकि 10% तो कम जगह बढ़ाया, बाकी जगह 18 बढ़े, तो 34,000 का 18%, 6,120 करोड़। 800 दवाइयां महंगी कर दी, 10.76% सरकार ने लिख के आदेश जारी कर दिए कि इनकी दवाइयों की कीमत बढ़ा दो। दवाइयां हैं कौन सी? एक तो है पैरासीटामोल, बुखार की गोली, दूसरी है ये एजिथ्रोमाइसिन, ये भी बुखार की गोली, एंटीबायोटिक्स, तीसरी है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये भी बुखार की कॉमन गोली है, चौथी है मेट्रोनडाज़ोल, ये भी बुखार की सबसे कॉमन गोली है, ब्लड प्रेशर की दवाई, हार्ट की दवाई, कोरोना की दवाई, स्किन डिजीज, मिनरल और विटामिन, औरतों को और बच्चों में खून की कमी हो उसकी दवाई, इन सब के 11% रेट बढ़ा। इंडस्ट्री का ये मानना है कि 40,000 करोड़ रुपया सालाना लोगों को अतिरिक्त देना पड़ेगा। उनका लोअर एस्टीमेट 10,000 करोड़ का है, तो 10,000 करोड़ ही लगाएंगे, 40,000 करोड़ लगाएंगे तो 10,000 करोड़ हो बढ़ गए। ये तो ये इसके अलावा भी है। इसके अलावा जो अपने जितने घर हैं, अगर आप बाजार में और अपने यहाँ तो लोहे की लकड़ी का बहुत व्यापार है, अगर आप केवल वो भी देख लें तो उनके अंदर भी लगभग 20% जो है वो कीमतें बढ़ गई। 35 रुपए होता था स्टील, आज 90 रुपए। लोहा कहाँ से कहाँ पहुंच गया।
लोहा मेरे ख्याल से 28 और 30 रुपए से बढ़कर अब 70 रुपए के करीब वो पहुंच गया। 100 रुपए सीमेंट के बढ़ गए। एक नई बात और कर दी उन्होंने, कॉपर और एल्यूमिनियम 40% कॉपर बढ़ा दिया, एल्यूमिनियम 40% बढ़ा दिया। तो घर जो है अब वो एक सपना है। होम लोन लिया करते हैं लोग, कर्जा लेके और घर खरीद लेते हैं, उसके पैसे डिडक्शन मिलती थी। तो 1 अप्रैल से मोदी जी ने जो सेक्शन 80 EEA है जिसमें डिडक्शन मिलती थी वो खत्म ही कर दिया। बोले क्या नहीं लो डिडक्शन, होम लोन ना लिया, लोगे तो टैक्स मिलेगा। फिर लोग बोले हम उसमें PF के खाते में जमा करवा देंगे, तो अब PF के खाते में भी टैक्स लगा दिया 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से अगर PF में जमा कराओगे पैसा तो उस पर टैक्स लगेगा और उसका ब्याज 8.9% से कम करके 8.1% दिया। ब्याज कम कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया। उसके बाद आधार और पैन, अगर पैन लेने जाओ तो 107 रुपए का है, पर अब एक नया आदेश जारी कर दिया कि अगर अब तुमने 1 अप्रैल से देश के लोगों आधार और पैन जो है वो अगर आपने जुड़वाया नहीं एक दूसरे से तो जून तक तो 500 रुपये जुर्माना है और उससे अगली 31 मार्च तक 1000 रुपये जुर्माना है। तो इस देश में 95 करोड़ लोगों के पास आधार है और लगभग 30 करोड़ लोगों के पास पैन। 30 करोड़ को 500 से जब्त कर दूंगा, 15,000 करोड़ तो यही है। मैं तो जोड़े भी इसे 1,25,000 में जोड़े भी नहीं, ना मैंने मकान की कीमत जोड़ी क्योंकि जुड़ नहीं सकती, अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग। कार जो खरीद लेते थे लोग, मारुति सुजुकी ने इस महीने 4 बार कार की कीमतें बढ़ा दी। कहते स्टील बढ़ गया, एल्यूमिनियम बढ़ गया, कार बढ़ा। अब टाटा मोटर ने अनाउंस कर दिया 9% वो बढ़ाएंगे। कल टोयोटा ने भी अनाउंस कर दिया, ये बहुत महंगा होगा। बाकी क्या बच गया? टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन। इस 1 अप्रैल से मोदी जी ने जो एल्यूमिनियम और है या अयस्क जिसे बोलते हैं उसके ऊपर जो है 30% ड्यूटी लगा दी है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इन सब के अंदर 70 पैसे, 60 से 70 पैसे यही एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। अब उस पर तो 30% ड्यूटी लगा दी तो वो तो महंगा होना ही होना। और इस 1 अप्रैल से जो कंप्रेसर पार्ट्स हैं, क्योंकि हम सारे नहीं बनाते, कुछ इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसके अलावा LED बल्ब के ऊपर 6% काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा दी। तो ये तीनों, ये सारी चीजें, और मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके भी लगे। तो ये सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। 1,000 रुपए तक का अगर जूता खरीदोगे, 1000 से फालतू वाले पे नहीं लगाई, जो 10,000 वाला खरीदते उन पर कोई टैक्स नहीं, उसमें तो पहले था ही। 1,000 वाले तक के जूते और चप्पल, हवाई चप्पल कहा करते थे ना मोदी जी, तो उस पे 5% टैक्स हमने कर रखा है। अब इन्होंने 5% से उठा के 12 कर दिया। और 1,000 रुपए तक का कपड़े पे भी अब 5 से 18 करने वाले हैं। वो पास कर दिया था, चुनाव की वजह से रोका है, अप्रैल के माह में दोबारा लागू कर। ईंट भट्टे के ऊपर भी अभी प्रधान जी बता रहे थे कि इन पे भी 5% से बढ़ाकर 12% टैक्स कर दिया। लगभग सब चीजें 1 अप्रैल से चली गई। पिछले साल कोयला 9,000 था, 25,000 मैं आपको केवल 3 लाइनों में बताऊं, कोयला इंपोर्ट कौन करता है? केवल एक कंपनी करती है। ये यहाँ जो बैठे इनमें से कोई नहीं करता। जो खरीदे कोयला एक कंपनी करती है और दुनिया के जो 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति के मालिक है, आज वो व्यक्ति उस क्लब में शामिल हो गए। आप समझ गए इसका नाम है। आज के अखबार में था कि 100 बिलियन डॉलर के जो मालिक हैं वो 6 लोग हैं इस दुनिया में। अब एक 7वां वो भी शामिल हो गया है।
जो मोदी जी के साथ खाना खाते हैं रात का, ठीक होगी। स्टील जो है वो महंगा हो गया, 30 लगभग 40% हो गया, इसलिए कि सस्ता स्टील हिंदुस्तान में आने लग रहा था। तो लोगों के लिए आप याद करिए 2 साल पहले रेट गिर गए, बहुत सस्ता हो गया था स्टील और लोहा। 3 कंपनियां हैं प्राइवेट और 1 सरकारी, 4 कंपनियां स्टील बनाती हैं, बाकी सब बेचते हैं, सारी बेचती, कोई नहीं छोड़े। अब केवल इस देश में 4 कंपनी, मॉडल ही है कि 10 लोग इस देश को के मालिक रहेंगे, बाकी सब उनके नौकर। इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी 37 स्टील कंपनियां थी, आज 4, एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाकी आपको पता है 3 कौन से। उन 3 के पास धंधा, वो एक दिन में हजार करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं और लोग पैसा देते हैं। 3 स्टील कंपनियां मालिक हैं इस देश में। 80 पैसे में वो है, 20 पैसे 15 पैसे में सरकारी कंपनी है, 85 में। इसी प्रकार से सेल फोन में 5 पैसे से 8 पैसे में सरकारी कंपनी है और अब अफेक्टिव 2 सेल फोन कंपनी रहेगी। आप कोई सेक्टर उठा उसमें 2 से 3 लोग रहेंगे। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी तो 17 सेल फोन कंपनियां थी और रीजनल जो थी 22 और थी। तो 22 और 17, 22 और 10 32 और 7 39। आज 2, एक जियो के पास काम है, एक एयरटेल के पास है। आइडिया बंद होने वाली है, कभी ना कभी इन दोनों में से एक उन्हें खरीद लेगा। जो सरकारी कंपनी है BSNL, उनके पास 10 पैसे का धंधा बच गया, बाकी उनका बंद है। उनको आज तक 4G भी नहीं दिया लाइसेंस मोदी जी ने। 5G कहां से चलाएंगे वो? 3G पे चला रहे हैं टेलीफोन, कहां से चल रहे हैं? कौन खरीदेगा उनका? करेगा सारे सब ले जाए, जियो ले लिया या कोई और। ये मॉडल है। तो किसान हो, आड़ती हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, गरीब हो, नौकरी पेशा हो, इन सब के ऊपर 1,25,000 करोड़ का तो मैं लिख के आपको हिसाब दे रहा हूँ और 8 और चीजें दे रहा हूँ जिनका कोई हिसाब भी नहीं दे रहा। 1,00,000 करोड़ उसका भी आएगा और आप छोड़ भी दें तो 1,25,000 करोड़ का टैक्स है जो 1 अप्रैल से इस देश पे लग गया। ये ना इसका एक पन्ना और उन्हें कहीं दे देंगे, 2 दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ को अपना बता दिया है, क्या कहते हैं? आदरणीय साथी, ये बहुत बचकानी और बेवकूफाना बात है और मुझे नहीं लगता इसका जवाब देने की भी जरूरत है। ये 27वीं बार प्रस्ताव पारित किया है वहां की विधानसभा, पहली बार नहीं किया। दुर्भाग्य से ना कोई अखबार ये बात लिखता, ना कोई बताता। कल को भगवंत मान तो ये प्रस्ताव पारित कर देंगे कि ताजमहल उनका तो हो जाएगा, परसों वो लाल किले का प्रस्ताव पारित कर देंगे। कोई किसी चीज का कोई सिर पैर होता है, उसके बाद लिख देगा कैथल मंडी जो है वो उनकी पर्सनल मलकियत है, तो बन जाएंगे उनकी पर्सनल मलकियत। इस देश में संविधान है, अभी भी कानून है, उसके मुताबिक चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश है, उस पे वो हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है और वहां हर चीज 60 और 40 पैसे में संसद द्वारा पारित कानून के मुताबिक है। 60 पैसे बड़े भाई पंजाब का हिस्सा, 40 पैसे हमारा हिस्सा। राजधानी दोनों की बराबर। प्रस्ताव पारित करने से क्या हो जाएगा? केवल और केवल वो एक दिन के लिए ध्यान भटकाना चाहते हैं और एक दिन की टेलीविजन की और अखबार की खबर बनाना चाहते हैं। वो रद्दी का कागज है, उसको फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना। सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और उनमें हिम्मत हो पंजाब की विधानसभा में मेरी कंटेम्प्ट जारी करें सर, उनको ताकत है ना अदालत, करो जारी। मैं कह रहा हूँ पंजाब की विधानसभा द्वारा पारित किया गया कागज रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक देना चाहिए, उसकी कोई मायने। सर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो श्रीलंका का जो हाल हुआ है, कल को भारत का भी वही हाल होगा। तो चुनाव तो 2 साल के बाद आने हैं, रोल तो विपक्ष का ही बनता है। आदरणीय साथी, कांग्रेस तो महंगाई मुक्त अभियान पूरे देश में चला ही रही है। श्रीलंका में ये नौबत क्यों आई? 10 साल पहले
वहां भी इसी प्रकार से शासकों ने, वो हमारे तमिल भाई बहन हों, वो दूसरे लोग हों, उनके खिलाफ इसी प्रकार से प्रचार करके वहां धर्म और जात के आधार पे विभाजन का माहौल बनाया। 10 साल बाद देश डूब गया। एक आपको में बड़ी अजीब बात सुनने में लगी, क्या आपको मालूम है कि 68 साल में देश पे कर्ज कितना था? कोई अखबार का साथी लिखता है, मैं बता सकता हूं 80 लाख करोड़ से कम, 68 साल। और 8 साल के बाद कितना कर्ज है? 156 लाख करोड़। तो 68 साल में सारी सरकारों ने 80 लाख करोड़ कर्ज लिया, 8 साल में बीजेपी ने 80 लाख करोड़ और लिया। तो देश तो फिर कैसे चल पाएगा? हर रोज लगभग 8 से 9 हजार करोड़ कर्जा उठाते होंगे देश में, हर रोज। आप और मैं बात कर रहे हैं, इतनी देर में 150 करोड़ कर्ज उठा लिया। सर, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो LIC का भी अब IPO सरकार मतलब IPO जारी कर रही है। एक दिन और बात करेंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है। सर 150 कंपनियां बेच रहे हैं। सर, सरकार का अंदाजा है कि अब की बार मंडियों में अनुमान से कम गेहूं आएगी, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियां गेहूं खरीद रही हैं। देखिए, और MSP से ज्यादा पर खरीद रही हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के बाद गेहूं का संकट है। अच्छी बात है कि गेहूं जो है प्राइवेट एजेंसियां भी आके खरीदने, पर खरीदे मंडी में, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर मंडी में गेहूं नहीं आएगी तो व्यापार टूट जाएगा। व्यापार टूट जाएगा तो ये इतने जो आड़ती बैठे हैं, हजारों मंडी मजदूर हैं, एक दुकान पे 8 से 8 कारेंगे। 5 लाख से 8 लाख लोग तो मंडी में डायरेक्ट काम करते हैं हरियाणा में, परचेज सेंटर और मंडियां मिला। कहां जाएंगे भाई? 2.5 करोड़ का तो प्रांत है। 10 लाख लोग परिवार अगर प्रभावित हो गए तो 50 लाख लोग प्रभावित हो गए ना। 5 मेंबर तो होंगे अगले घर में, 4 और होंगे, एक मालिक होगा। तो आप इस प्रदेश के अंदर क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेट मिले, उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर विदेश जा सकती है गेहूं तो भेजनी चाहिए। भारत सरकार ने भी पुरानी गेहूं जो सस्ते रेट पे रखी थी वो महंगे रेट पे भेजी है, कोई दिक्कत नहीं, भेजो और खरीदो। परंतु मंडी का एक तंत्र बना हुआ है, उसके माध्यम से खरीदो ताकि किसान को भी सही रेट मिले, किसान का पर्चा भी कट जाए, मंडी में आड़ती को भी 2 पैसे की इनकम हो जाए, मंडी के मजदूर को भी, किसी को बुआरी का, किसी को तुरवाई का, किसी को सफाई का, किसी को ढुलाई का, उसका काम भी चलता रहे। ये एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। रणदीप जी, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से और मजबूत? और जिसको यहाँ आना जाना है वो जाएगा, इसके लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं इस पे क्यों टिप्पणी करता हूँ? सर, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गाड़ी महंगी कर दी, मेडिकल महंगी कर दी, आम व्यक्ति किस पे जाए? घोड़े पे जाए। दूसरी बात, कांग्रेस का प्रोटेस्ट करेंगे इस महंगाई को लेकर, जो बिजली के रेट भी लगातार बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है? ऐसा है कि इसी हफ्ते के अंदर अपने जिले में भी और बाकी हरियाणा में भी हमने विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम बना रखा है। और उसके बाद 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में स्टेट लेवल के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करेगी। संसद के अंदर, संसद के बाहर ये विरोध प्रदर्शन लगातार